नमस्ते जोहार। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल उदित इलाइट क्लासेस पर, जो कि हमारा जो टॉपिक है वो है एसपीटी एक्ट 1949 संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो भी ज़मीन के लिए और कौन सी धारा है, ये सब संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम और एसपीटी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, ये दोनों में बताया गया है। तो आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। इसको आज हम लोग देखते हैं, समझते हैं। प्लीज़ जिसको भी हमारा वीडियो या हमारा जो चैनल है वो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि आप लोग देखते हैं, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 जो है वह है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 अध्याय, धाराएं व अनुसूची। जो भी धाराएं हैं, अनुसूची है, वो इस पर दिया गया है। अध्याय 1 से 4 पारिभाषिक समीक्षता, नाम, प्रकार व परिभाषा। ये जो है, जो जमीनी का जो है, ये अनुसूचित एक पुराने विनियमों को निस्तार धाराओं की सूची। इस प्रकार से ये है। पहला, दूसरा, रैयत, बंजर भूमि एवं खाली जोत की बंदोबस्ती, लगान का तिरपाई, परियोजन के लिए जमींदार द्वारा भूमि का अर्जन, न्याय, प्रमस, विधि प्रावधान, ये सब है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। अब जैसे कि हम लोग धारा 1 में देखते हैं, ठीक है, ये एक जो है ये समझने के लिए है। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। अध्याय 1, प्रीलिम्स, धारा 1 जो है, धारा 1 सीधा उसमें आप लोग नोट में लिखिएगा। धारा 1, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इस प्रकार से आप लोग अपना नोट जो है वो अपना जो नोट है वो उसको लिखते हुए चले जाइएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हो गया धारा 1, फिर 2, 3, इस प्रकार से आप लोग अपना लिखते हुए चलिए। आइए तो हम लोग देखते हैं अब आगे। धारा 1, साक्षित नाम, प्रभार तथा प्रकार। यह अधिनियम संथाल परगना काश्तकारी अनपूर्वक उपबंधन अधिनियम 1949 कहलाया। यह उसी तारीख को लागू होगा जो राज्य सरकार अधिसूची द्वारा नियत करे। यह समस्त संथाल परगना प्रखंड में लागू होगा। ये कहाँ होगा? समस्त ये कहाँ लागू होगा? ये कहाँ लागू होगा? यह समस्त संथाल परगना प्रमंडल में लागू होगा।
जिसके अंतर्गत दुमका, अब देखिए इसमें जो कि है किस किस के अंतर्गत कौन कौन सा जिला आएगा, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर, जामताड़ा, ठीक है, जिला शामिल है। संथाल परगना प्रखंड में, प्रमंडल में, संथाल परगना प्रमंडल में ये 6 जिला शामिल है, ठीक है। विधान के स्थिति विस्तार परिवर्तन के अधिकार या किसी क्षेत्र से वापसी, यह राज्य सरकार अधिसूची द्वारा संथाल परगना के किसी भाग से इस विधान या इसके किसी भाग को वापस ले सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार वह विधान या इसके किसी भाग को पुनः उसी भाग में लागू कर सकती है जहां से वह वापस लिया गया था। ये हो गया पावर, ठीक है। विधान के स्थानीय विस्तार परिवर्तन के अधिकार या किसी क्षेत्र से वापसी, तो किसी क्षेत्र से अगर वापसी होता है तो संथाल परगना अगर वो जहाँ से छोड़ा है वहीं से फिर उसको हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, ये कहा गया है। अब इसमें आते हैं हम लोग परिभाषाएं। परिभाषाएं में आदिवासी, परिभाषाएं में ऐसे फिर लिखिएगा, परिभाषा करके परिभाषा इस प्रकार से करके फिर आप लोग लिख लीजिएगा। आदिवासी, ठीक है। आदिवासी ऐसे व्यक्ति जो अनुसूचित ख में निहित आदिवासी या अर्ध आदिवासी जनजाति या जाति से है तथा जो समय समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए। जो ऐसे जो आदिवासी है, ठीक है, आदिवासी एक ऐसे जो व्यक्ति है जो अनुसूची ख में निहित आदिवासी या आवृत आदिवासी जनजाति या जाति से है, जो समय समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए। इसके बाद फिर आगे हम लोग आते हैं कृषि वर्ष, जहां बंगाल साल चलाता है प्रथम वैशाली के प्रारंभ होने वाले वर्ष में है। बंगाल जो है कि क्या करता है, जहां वो साल चलाता है प्रथम वैशाख के प्रारंभ होने वाली वर्ष से है, जहां
फसली साल चलाता है, जहाँ फसली साल चलाता है, प्रथम आशीवन से प्रारंभ होने वाले वर्ष से है। जो कृषि प्रयोजन के लिए कोई अन्य वर्ष चलाता है, वह वर्षा से है। फिर आगे हम लोग देखते हैं भूगत बंधन अथवा पूर्ण भूग बंधक। इसका तथ्य श्रेणी रूप में अग्रिम दी गई अथवा अग्रिम दी जाने वाली राशि को भुगतान के प्रयोजन के लिए रैयत की जोत या उसकी आशिका हित का इस शर्त के साथ हस्तांतरण से है कि कुल सुधि सहित श्रेणी बंधक की अवधि में जोत अथवा आशिक जोत से अद्भुत लाभ द्वारा चुका समझा जाए। इसके बाद है खरसा ग्राम। इसके लिए तथ्य किसी ग्राम से है जहाँ ना तो मूल्य रैयत हो, ना उस समय के लिए कोई भी ग्राम प्रमुख हो। जमींदार ग्राम प्रमुख या मूल रैयत से विभिन्न वह व्यक्ति जिसे लगान पाने का अधिकार है। गैर आदिवासी जो झारखंड के नहीं है, वो बाहर से आकर बसे, उसे क्या कहते हैं? गैर आदिवासी। ऐसे व्यक्ति जो अनुसूची ख में उल्लेख किसी आदिवासी अथवा अर्ध आदिवासी जनजाति या जाति का सदस्य ना हो। जो अनुसूची ख, एक वहाँ पर झारखंड में जो है अनुसूची ख करके एक वहाँ पर डेटा है, ठीक है। उस डेटा में अनुसूची ख में जिसका भी नाम उल्लेखता है किसी आदिवासी अथवा अर्ध आदिवासी जनजाति जो आदिवासी है अथवा उसके अलावा अर्ध आदिवासी जनजाति या जाति का सदस्य ना हो, ठीक है। आदिवासी ये दोनों और इसको छोड़कर ये सब आदिवासी नहीं है, ठीक है। रैयत जमींदार से विभिन्न कोई व्यक्ति जिसने स्वयं अथवा अपने पारिवारिक सदस्यों या भाड़े के मजदूरों द्वारा जोतने के लिए भू धारण करने का अधिकार प्राप्त हो। रैयत में ये हो गया। अब फिर आगे आते हैं हम लोग ग्राम प्रमुख अपनी निजी जोत का रैयत समझा जाए। लगान जो राशि ठीक है, जो राशि खेवट खतियान के अनुसार ग्राम
प्रमुख या मूल रैयत द्वारा गांव के जमींदार को विधि समस्तदाय सामर्थ्यदाय हो इससे ही लगान कहते हैं। जमींदार द्वारा जो समस्त लाए हो उसे ही लगान कहते हैं। संथाल सिविल रूल, इसके तहत संथाल परगना अधिनियम 1855 की धारा 1 के खंड 2 के अधीन नियुक्ति अधिकारी द्वारा संथाल परगना के नागरिक न्याय शासन प्रबंधक के पालन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश से है। तो किसके निर्देश से? राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश से है। ठीक है। अधीन नियुक्त अधिकारी। लगान की बंदोबस्ती दर, खेवट खतियान का उल्लेख लगान के दर, देखिए यहाँ पर जो कि वो दिया गया है। खाली जोतना, इसके बाद ग्राम समुदाय, ग्राम प्रमुख, ये अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। फिर आते हैं अब हम लोग अध्याय 2 में। अब आते हैं हम लोग अध्याय 2 में। अध्याय 2 में है ग्राम प्रमुख और मूल रैयत। उसी प्रकार है, ये धारा हो गया और ये प्रमुख प्रावधान हो गया। ठीक है। धारा 5, ग्राम प्रावधान की नियुक्ति। परमानेंट ऑफ विलेज हेडमैन, किसी खास ग्राम के रैयत या जमींदार को आवेदन पत्र देने पर, जो भी खास करके जो जमीन के जो भी है उस जमींदार को हम लोग जो लेटर देते हैं, ठीक है, पहले दिया जाता था। जमींदार को आवेदन पत्र देने पर तथा ग्राम के जमाबंदी रैयतों में से कम 2/3 रैयत की सहमति से उपायुक्त ग्राम प्रधान की नियुक्ति करेंगे, जो कम से कम 2/3 रैयत की सहमति जो है उसका प्रावधान करेंगे। धारा 6 में दिया गया है ग्राम प्रधान की मृत्यु का प्रतिवेदन, रिपोर्ट ऑफ डेथ ऑफ विलेज हेडमैन। यदि किसी ग्राम का जो खास नहीं है, ग्राम प्रधान मारा जाए तो ग्राम का जिम्मेदार इस घटना के 3 माह के भीतर नए ग्राम प्रधान की नियुक्ति हेतु उपायुक्त को आवेदन देंगे। अगर जो पहले से जो ग्राम प्रधान जो है, अगर उनकी डेथ अगर हो जाती है तो लेटर जो है हम लोग किसको देंगे? नया नियुक्ति के ग्राम प्रधान की नियुक्ति के लिए हेतु उपायुक्त को आवेदन देंगे। ये आवेदक जो है वो हम लोग IS जो होता है उनको देंगे। ग्राम
प्रधान का काबिलियत का लिखा जाना और जमानत देना। नियुक्ति के पश्चात ग्राम प्रधान को एक पट्टी दिया जाएगा तथा उसे विहित पत्र में कबूलियत लिखना होगा कि अपने पद के कार्य संपन्न में वह राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम से सहमत होंगे। ये जो भी ग्राम प्रधान के रूप में रहते हैं तो उनको सरकार जो भी नियम बनाएंगे तो उसको उनकी मंजूरी होगी। ठीक है, ये नहीं बोल सकते कि ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इनको वो मंजूरी है, मतलब वो वही नियम को मानेंगे। जमींदार द्वारा दिए गए नियुक्ति पत्र ग्राम प्रधान को जमाबंदी एवं खेवट खतियान की प्रतियां दिया जाना है। जब किसी आखिर ग्राम प्रधान को उत्तराधिकारी के अतिरिक्त कोई नया ग्राम प्रधान नियुक्ति किया जाए तो ग्राम की जिम्मेदारी का यह कर्तव्य ग्राम की जो है उनका कर्तव्य कि वह नियुक्ति के तिथि से 3 महीने के भीतर नया ग्राम प्रधान को जमाबंदी एवं खेवट खतियानी की प्रतियां दाए। ग्राम प्रधान के पद के अंतर्नियत ग्राम प्रधान किसी प्रकार पदतरण का अधिकार नहीं होगा। पदतरण का अधिकार इनको नहीं होगा। ठीक है, किसी जमीन का मूल रैयत जोत समझ जाना कोई बंजर भूमि जो मूल रैयत या सरैयत द्वारा अवध लायक बनाई गई हो या कोई पराती जोत को मूल रैयत या सह-रैयत के अधिकार में हो, इस विधान को प्रावधान द्वारा सम्मिलित अपरिवर्तित रैयत होल्डिंग नॉन ट्रांसफर्ड रैयत होल्डिंग समझा जाएगा। जो कि अभी भी झारखंड में बहुत सी जगह में जो कि होल्डिंग टैक्स दिया जाता है, वो होल्डिंग टैक्स क्या होता है कि आप जब तक बस रहे हैं, अगर सरकार को उस जगह की ज़रूरत हो तो उसके बदले में सरकार आपको नई जगह देगी, वो आप उसके लिए टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को। फिर आते हैं हम लोग धारा 11 में। इसमें है ग्राम प्रधान की पुस्तकार नीति। ग्राम प्रधान मूल रैयत तथा रैयत पर लगाए गए तथा वसूले गए सभी जुर्माने प्रावधानों की
पुरस्कार निधि में जमा किए जाएंगे तथा इससे उपायुक्त द्वारा नियमों के अनुसार किए जाएंगे। किनके नियमों के द्वारा किए जाएंगे? उपायुक्त के नियमों के द्वारा इसे किए जाएंगे। अध्याय 3 रैयत। आगे लिखते हैं धारा 12। रैयत के वर्ग जो है, रैयत के वर्ग इस विधान के अंतर्गत रैयतों के निम्न वर्ग होंगे। जो है रैयतों के निम्न वर्ग होंगे। ये है निवासी जमाबंदी रैयत, यह अभिलेख जमाबंदी रैयत है जो गांव में रहते हैं या जिनका परिवार आवास अभिलेखता गांव में है। आवास अभिलेखता गांव में है। गैर निवासी जमाबंदी रैयत, नॉन रेसिडेंट्स जमाबंदी रैयत के रूप में अभिलेखित ऐसे व्यक्ति जो गांव में नहीं रहते हैं, नए रैयत, वे व्यक्ति जो नए रैयत के रूप में अभिलिखित है। रैयत की भूमि को उपयोग संबंधित अधिकार। रैयत उस भूमि का जो उसके जोत में पड़ता है, स्थानीय रीति रिवाज या किसी अन्य रीति से जो भूमि के मूल विशेष रूप से नष्ट ना करे या जिससे भूमि जोतने कोड़ने का अयोग्य ना हो जाए, उपयोग कर सकते हैं। जिस भूमि को हम लोग कोड़ नहीं सकते, उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो एक प्रकार से एकदम बंजर है, तो उस पर हम लोग अपना कोई भी कार्य कर सकते हैं। धारा 14 रैयत में बेदखल नहीं किया जाना। जमींदार द्वारा सिर्फ उपायुक्त को बेदखल का आदेश के किसी रैयत को अपने जोत से बेदखल नहीं किया जा सकता। सिवर उपायुक्त को बेदखली के आदेश, उपायुक्त के बेदखली के आदेश के किसी रैयत को अपने जोत से बेदखल नहीं किया जा सकता है। धारा 15 ईंट और खड़ेपन बनाने के संबंध में रैयत के अधिकार। किसी रैयत को अपने और अपने परिवार को घरेलू अथवा कृषि संबंधित परियोजना के लिए अपने जोत में बिना किसी अधिकार शुल्क या अन्य प्रभार के ईंट और खपड़े बनाने का अधिकार है। किसी भी रैयत को अपने जो प्लॉट है उस पर ईंट और खपड़े बनाने का अधिकार होगा। ये शुल्क है, ठीक है। अपनी ज्योति के बंधक इत्यादि बनाने एवं मछली तथा अन्य उत्पादन
का उपयोग संबंधित रैयत के अधिकार। जो भी अपने ज़मीन पर जो कुछ भी करना चाहते हो, बांध बनाएं या मछली पालन करें, संबंधित रैयत में रैयत के अधिकार, उसमें उनका अधिकार दिया गया है। कोई रैयत, अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, कोई रैयत जमींदार के अनुमति के बिना, कोई भी हो, जिसका भी ज़मीन हो, वो बिना जमीन मतलब कि उसमें जमींदार के अनुमति के बिना ये जो कि है, किसी रैयत जमींदार की अनुमति के बिना अपनी खेत, अपनी जोत या बंदोबस्त भूमि में बांध, देखिए क्या क्या चीज कर सकते हैं, बांध, आहार, तालाब, कुआं व जलाशय का निर्माण व खुदाई बिना किसी को क्षति पहुंचाए कर सकते हैं। ये चीज़ जो है कि हम लोग बिना किसी को क्षति पहुंचाए, कुआं हो गया, तालाब हो गया, ये कर सकते हैं, बट वो चीज़ को सेफ करना पड़ेगा। रैयत बिना किसी शुल्क के ऐसे जलाशय या स्रोत में मछली तथा अन्य उत्पादन भी कर सकते हैं। रैयत बिना किसी शुल्क के, किसी को भी पैसा नहीं दिए, तब भी हम लोग इसमें मछली का उत्पादन हो या कोई भी चीज़ ये कर सकते हैं, बिना किसी जमींदार को बताए, बिना किसी के, क्योंकि वो हमारी प्रॉपर्टी है। यदि इस बात पर विवाद हो कि किसी को ऐसे निर्माण या खुदाई से क्षति पहुंचती है, तो उपायुक्त इसका निर्णय करते हुए उचित आदेश देगा। अगर ये तालाब हो गया, कुआं हो गया, ये जो भी चीज़ है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से यहाँ, अगर यह हम लोग करते हैं, अगर किसी को भी इससे क्षति पहुँचेगा या कुछ भी होगा, तो इस पर कौन आदेश लेगा? उपायुक्त सख्त उचित आदेश देंगे। अपनी निजी ज्योति को वृक्ष पर रैयत के अधिकार, अपने जो रेसिडेंस, जो अपना ज़मीन जो है, उसमें हम लोग वृक्ष लगाने की रैयत के अधिकार, पेड़ लगाने का जो हम लोग का अधिकार है, वो चीज़। रैयत अपनी जोत में स्थित किन्हीं वृक्ष व बांसों को फूल, फल तथा उत्पादन का उपयोग कर सकते हैं। रैयत अपने जोतने के लिए जो भी है ज़मीन पर खेती, पेड़, बांस, फूल, फल का उत्पादन कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं, रैयत को अपनी जोत में अपने द्वारा लगाए गए वृक्ष पर बिना शुल्क के लहा उपजाने या रेशम कीट पालन का अधिकार होगा। रैयत को अपने ज़मीन पर रेशम के कीट का पालन और वृक्ष बिना शुल्क का लाहन वो अपना कर सकता है। रैयत अपनी जोत की किसी भूमि पर वृक्ष, उद्यान एवं बांस लगा सकता है, उन्हें काटकर गिरा सकता है तथा उसका उपयोग कर सकता है। अगर रैयत की जो ज़मीन है, अगर उस पर किसी प्रकार का पेड़ हो गया या कोई भी चीज़ है, तो उसको वो काट कर गिरा सकता है और लगा भी सकता है, ठीक है। परंतु रैयत अनुमंडल पद अधिकारी की अनुमति के बिना ऐसी जोत पर स्थित वृक्ष नहीं काट सकता है।
अगर मान लीजिए ये हमारा प्लॉट हुआ, ठीक है, और इस प्लॉट में ये अंदर हम लोग का प्लॉट हो गया। अब यहाँ पर जो अगर वृक्ष है, ये जो दाढ़ी जो बोलते हैं, यहाँ पर अगर वृक्ष है तो इसको हम लोग बिना अनुमंडल पद अधिकारी के अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर वो हम लोग का पेड़ हो या कुछ भी हो, प्लॉट के अगर अंदर है तो हम लोग उसको कुछ भी कर सकते, काट कर गिरा सकते। बट अगर वो चीज़ यहाँ है या ये ज़मीन के जो बाहर में जो देखते हैं कि बड़ा बड़ा सा एक मिट्टी का ढेर लगाते हैं, अगर उस मिट्टी के ढेर में अगर पेड़ है तो वो बिना अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के आदेशानुसार हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं भवन निर्माण संबंधित रैयत का अधिकार। भवन निर्माण संबंधित जो हम लोग घर उर बनाते हैं उसके लिए भी है नियम। रैयत स्वयं यह अपने परिवार को घरेलू या कृषि प्रयोजन के लिए अपनी जोत पर कांच या पक्का मकान बना सकता है, कच्चा या पक्का मकान बना सकता है। ठीक है। जोत का विभाजन तथा लगान का विस्तार। जोत का विभाजन तथा उसके लगान का वितरण जमींदार तथा ग्राम प्रमुख या रैयत की सहमति से होगा। यदि न्यायालय के आदेश यह अन्य प्रकार से जोत बंटवारा या उप विभाजन का विषय हो और बंटवारा में शामिल पक्ष अपनी समझौता से तथा भूस्वामी ग्राम प्रमुख या मूल रैयत की सहमति से जोत को लगान के विस्तार में असमर्थ हो तो पक्ष में कोई व्यक्ति लगान के वितरण हेतु उपायुक्त को आवेदन पत्र दे सकता है। अगर हम लोग बंटवारा में अगर किसी भी प्रकार से हम लोग को अगर प्रॉब्लम होता है या कोई भी थर्ड पार्टी हम लोग को ऑब्जेक्शन कर रहा है तो हम लोग किसको लेटर दे सकते हैं? उपायुक्त को। उपायुक्त को हम लोग लेटर दे सकते हैं। ठीक है। उपायुक्त को लेटर दे सकते हैं। उपायुक्त को आवेदन पत्र दे सकते हैं। उपायुक्त को किसी कार्यवाही के किसी पक्ष को खर्च दिलाने का अधिकार होगा। उपायुक्त को किसी कार्यवाही को किसी पक्ष को खर्च दिलाने का अधिकार होता है। यदि जोत को किसी भाग में लगान 3 रुपये से कम होगा तो किसी भी स्थिति में ऐसा जोत का उपविभाजन नहीं होगा। अगर किसी भी प्रॉपर्टी का 3 रुपये से कम होगा तो उसका विभाजन नहीं होगा, उपविभाजन नहीं होगा। यदि सरकार जोत समेत ग्राम प्रमुख का हिस्सा ग्राम लगान के लिए अप्रयत्न जमानत हो तो किसी भी स्थिति में जमानत के रूप में शपथ ली गई प्रमुख ग्राम प्रमुख की निजी जोत का खंडीकरण होगा। अगर यदि सरकारी जोत समेत ग्राम प्रमुख का हिस्सा ग्राम लगान के लिए आपत्तिजनक जमत हो
जमानत हो तो किसी भी स्थिति में जमानत के रूप में शपथ ली गई ग्राम प्रमुख की निर्जीव जोत का खंडीकरण होगा। अब आते हैं लास्ट, रैयत के अधिकार का हस्तकरण। विक्रायदार, बंधक, वसीयत या पट्टी या किसी अन्य संविदक द्वारा प्रकट अपने किसी जोत या उसके आशंका के अधिकार का रैयत द्वारा हस्तांतरण तब तक मान्य नहीं होगा। हस्तांतरण तब तक मान्य हस्तांतरण तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि हस्तांतरण का अधिकार खेवट खतियान में उल्लेखता नहीं है। किसी अनुमंडल में रैयत भूमि का पट्टी उपायुक्त के पूर्व लिखित अनुमति से 1 वर्ष के लिए किया जा सकता है। ठीक है, ये अगर आप लोगों को लिखना भी है ये तो खैर ये आप लोग पूरा ही लिख लीजिएगा, क्योंकि इसमें कटिंग करना फिर क्वेश्चन कहाँ से देगा ये कोई नहीं बता सकता। ये क्वेश्चन किस प्रकार से रहता है, ठीक है, क्वेश्चन समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से रहता है। धारा 20 में किसका या किसकी उल्लेखिता किसकी उल्लेखिता है। धारा 20 में क्या चीज की उल्लेखिता है, तो रैयत के अधिकार का हस्तांतरण। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है। ये सब चीज़ आप लोग याद मत कीजिए, ये जो है ये एक समझाने के लिए है, इसको याद मत। बट धारा 20 में ये सब चीज़ आप लोगों को जरूर याद रखना होगा। धारा 20 में क्या है, 19 में क्या है, 19 में क्या चीज़ का उल्लेख है, 18 में क्या चीज़ का उल्लेख है, ये सब चीज़ आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा। इसमें से मैक्सिमम इसमें पेपर 1 में 10th क्वेश्चन $15 क्वेश्चन। खैर जब मैंने दिया था उस समय तो 5 क्वेश्चन पेपर 2 में थे और इसमें 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, 12 और 13 जेपीएससी जो मैंने दिया था उसमें इतने ही क्वेश्चन थे। बस इसमें कुछ नहीं, आप लोगों को धारा और धारा में क्या चीज़ दिया जाएगा वो सबको याद रखना है। और ये सब जो भी है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तब भी मैंने बता दिया। फिर इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट अपने क्लास पर। अपने नेक्स्ट क्लास पर फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो अब एग्ज़ाम जो है वो आप लोग सही ढंग से कीजिए, तैयारी बहुत। अगर अधिकारी बनना है तो एकदम ज़ोरों शोरों से
अपना तैयारी कीजिए। तो प्लीज़ मन लगाकर पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ताकि आप लोग इस बार जेपीएससी 14th जेपीएससी क्वालिफाई करें और अपने फैमिली का नाम रोशन करें। तो चलते हैं, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास पर मिलते हैं। तब तक के लिए जोहार।